हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं रूबी शर्मा अभी सीटेट बीटेट और यूपी टेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर बाय चैप्टर ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बताते चल रही हूँ। और अब तो तैयारी और जोरों की चलने लगी है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, समय को न गंवाते हुए आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपने जिन पियाजे ने जो वर्गीकरण किया था, जिन अवस्थाओं के बारे में बताया था, उनको आपने पढ़ा ही होगा। जन्म से लेकर 2 वर्षों तक की अवस्था को शैशवावस्था, 2 से 5 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था या कह सकते हैं मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था यानी बाल्यावस्था की दूसरी अवस्था, और 11 से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ क्वेश्चन है प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये होती है 2 से 7 वर्षों की अवस्था की जो होती है, इसको हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है स्टेनली हॉल, गैरिसन, गैसेल या थॉर्नडाइक। तो स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सापेक्षता परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित किए। जिन पियाजे ने, युंग ने, वाइगोत्स्की ने या फिर वाहार्फ ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वाहार्फ। उन्होंने भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना प्रस्तुत की थी या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये जिन पियाजे ने इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। यहाँ भाषा से संबंधित है, भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। ऑप्शन है फ्रायड, वुंट, पियाजे या वाहार्फ। तो आंसर हो जाएगा वाहार्फ। उसने यह मत दिया कि भाषा जो है वह विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, यानी जो बालक अभी विद्यालय नहीं जा रहा है वो कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। यानी सूर्य या आज उदास है, ये बालक देखकर उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ हो जाएगा सजीव चिंतन। आंसर क्या हो जाएगा सजीव चिंतन, यानी सूर्य को वह देख रहा है, सजीव रूप में देखकर उसका चिंतन कर रहा है। ठीक है। तो ये उसके सजीव चिंतन संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध दुश्चिंतता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है। ऑप्शन है कॉन्डेड लॉरेंज, क्लार्क हॉल, केरेन हार्नी या फिर C.G. युंग। तो आंसर हो जाएगा केरेन हार्नी, क्योंकि उन्हीं का संबंध मूल दुश्चिंतता और मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है। अगला क्वेश्चन है बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। शिक्षक द्वारा बच्चे का किस प्रकार का विकास प्रभावित होता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेदनात्मक विकास या ये सभी। आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी बच्चे का सभी विकास कह सकते हैं। पूरी संज्ञानात्मक विकास जो है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेदनात्मक विकास, ये सभी विकास जो हैं ये सभी विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है।
फ्रायड ने, पियाजे ने, फ्रॉम ने या फिर एरिक्सन ने? तो आंसर होगा एरिक्सन, ऑप्शन नंबर डी यानी एरिक्सन ने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? किस प्रकार की यह आदत कहलाती है? जब बच्चा सदैव ही दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यानी विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या फिर नैतिक आदत? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भावना संबंधी आदत। बच्चे में अगर सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना है, वह सहानुभूति दिखाता है, तो इसे हम भावना संबंधी आदत कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क स्रोत का सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? कौन सा स्रोत? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या फिर मित्र? तो परिवार जो होता है, जिसे हम बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला भी कहते हैं, तो परिवार ही वो सबसे पहला स्रोत होता है और सबसे अधिक चलने वाला स्रोत होता है, जो सामाजिक संपर्क का स्रोत होता है, यानी जिससे बच्चे सामाजिकरण सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परिवार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करते? इसमें से क्या है जो बच्चे की भाषा को प्रभावित नहीं करते? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य या फिर लंबाई या वजन? तो लंबाई या वजन ये भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या फिर पश्च पारंपरिक या पूर्व पश्च पारंपरिक? तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में बताया था, वो 3 अवस्थाएं थी, यानी पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। तो ये जो है यानी एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है, तो यह अवस्था पारंपरिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? कौन सी संस्था है जो बच्चे के भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है? परिवार, विद्यालय, जन संचार माध्यम या फिर पत्र पत्रिकाएं? तो परिवार जो होता है वह भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था होती है, यानी परिवार में ही बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया, खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन या फिर दौड़ना? तो चिंतन जो है, देखिए सारी क्रियाएं हो गई, खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं या दौड़ने, सब सारी क्रियाएं हैं, लेकिन चिंतन या सोचना, किसी चीज के बारे में चिंतन करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, ये सब संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? तो एरिक्सन ने जो विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की थी या प्रस्तावित की थी, ये एक बच्चे के जन्म से लेके उसके वृद्ध होने पर यानी उसकी मृत्यु तक की अवस्थाओं को उन्होंने प्रस्तावित किया था, यानी हम कह सकते हैं जन्म से मृत्यु तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? क्या है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, तो ये तो होती ही है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता भी होती है और बच्चे दूसरों पर निर्भर भी होते हैं। क्या विशेषता नहीं होती? यानी नैतिकता का होना, ये एक शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या फिर भाषा का विकास? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? यानी प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन। ऑप्शन है शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या फिर निर्देश? तो अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, सहानुभूति, सिंपैथी, लालच या फिर जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो किशोरों को कभी भी लालच नहीं देनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं देनी चाहिए। अगर लालच दिया जाएगा तो उनका सृजनात्मक विकास जो है यह बिल्कुल रुक जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लालच ये किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या फिर शारीरिक विकास। तो एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके पाठ्यक्रम की योजना बना सकता है, शिक्षण विधि की भी योजना बना सकता है और विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? शारीरिक विकास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। क्या विषय होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर शरीर और मन संबंधी। तो एक किशोरों की, चूंकि किशोरावस्था जो होती है यह काफ़ी जटिल अवस्था होती है, तूफान की अवस्था भी कहते हैं इसको। तो इस जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय जो होना चाहिए वह शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होना, व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो सामाजिक परिपक्वता नहीं कहते इसको, बल्कि इसको कहते हैं सामाजिकरण। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया ही से मानव व्यक्ति जो है वह मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, इसे हम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता: आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता जो होती है वो होता है आत्मगौरव, यानी किशोर अपने बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरों के संवेग के नियंत्रण का, चूंकि किशोरों में काफ़ी संवेग उत्पन्न होते हैं तो उसके नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। तो उसका दमन नहीं किया जा सकता संवेगों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, किस अवस्था में? गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? तो विकास की जो अवस्था है यह विकास गर्भावस्था में ही प्रारंभ होता है, यानी बच्चा जब जन्म नहीं लिया है, माता के गर्भ में है, उसी समय विकास जो है वह प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है एक जटिल, क्या है? मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या फिर नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, किस अवस्था में सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है? वह संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? तो बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन वह संधि काल में करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सीगेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि? तो कार्ल सीगेरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, किसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु कितनी होगी? 24 माह यानी 2 साल, 12 माह यानी 1 साल, 10 माह यानी 1 साल से भी कम या फिर 18 माह यानी 1.5 साल। तो अगर इस स्थिति में कह सकते हैं कि बालक जो है वह 10 माह का, उसकी आयु जो है वह 10 माह की होगी, जिसे वह माँ की गोद में तो सो जाता है लेकिन बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल माना गया है, किसे सीखने का आदर्श काल माना गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या
प्रौढ़ावस्था को। तो सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था को माना गया है, यानी बच्चे अनुकरण करके बड़ों को देखकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह या 8 से 9 माह। तो जब बालक अपने पसंदीदा चीज को जमीन पर से उठा लेता है, यानी बालक की आयु है 8 से 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजावस्था कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात। तो बीजावस्था 0 से 2 सप्ताह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? तो बालक के सिर और मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक शैशवावस्था में होता है, यानी बालक उस समय जैसे सुलाया जाएगा उसका सिर भी वैसा ही हो सकता है, उसकी मतलब संरचना उसी प्रकार की हो सकती है, चपटा होता है, गोल होता है, ये सारी प्रक्रियाएं शैशवावस्था में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था जो है इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, यानी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यानी हम इसको कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, किस चीज से प्रभावित होती है? जब बच्चा जन्म नहीं लिया है, माता के गर्भ में है, तो किस चीज का प्रभाव सबसे ज्यादा संतान पे पड़ता है? माता के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से? तो गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माता के पोषण से। अगर माता को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चे का विकास प्रभावित होता है। कह सकते हैं कि माँ के पोषण से ही गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयुक्त सभी? तो खेल के मैदान में बच्चा जरूरी नहीं है कि अकेले है, हो सकता है कि वह समूह में खेल रहा हो, तो कह सकते हैं उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी खेल के मैदान में बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये सभी विकास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या फिर खेल के मैदान से? तो बालक में संस्कारों का जो प्रारंभ है वो उसके परिवार से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि सबसे पहले परिवार में ही बच्चा जो है वह संस्कारों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक? तो विकास की जो अवस्था है यह न संख्यात्मक होती है, न निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया होती है, या फिर न सिर्फ शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है, बल्कि विकास क्या है? यह एक गुणात्मक अवस्था, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतरता का सिद्धांत भी इसमें शामिल हो जाता है विकास की अवस्था में। यानी ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये धीरे धीरे होती है, ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। तो कह सकते हैं कि विकास की जो अवस्था होती है यह गुणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है कितना? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड? तो नवजात शिशु का भार कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह 7 पाउंड होता है, इसका वजन 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या फिर 71 से कम? तो जड़ बुद्धि लब्धि, यहाँ बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है। बुद्धि लब्धि होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 71 से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या फिर 1900? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष सन 1900 माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता। किसने बुद्धि लब्धि के बारे में बताया, उसके मापन के बारे में बताया? स्टर्न, बिनेट, टर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि मापन के बारे में बताया था, बुद्धि लब्धि को यानी बुद्धि को मापने की, ठीक है, बुद्धि को मापने के बारे में टर्मन ने बताया था, यानी बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हम टर्मन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, यानी रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर मौखिक प्रश्न। तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए बहुविकल्पीय उपागम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन। तो सहयोगात्मक राजनीति के में प्रतिरोध में महिलाएं संबंधित नहीं होती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें बच्चे और वयस्क परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को दोनों होना चाहिए, दोनों का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय का भी और बाल मनोविज्ञान का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे सर्वोत्तम कथन जो है वो है प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, यानी प्रत्येक बच्चे में कुछ व्यक्तिगत विशिष्टता जरूर होती है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।